रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोनीट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना CS 403 का लेक्चर 44। तो जैसे कि आपको पता है आज हमारा लास्ट लेक्चर है और इसके बाद आपकी फाइनल टर्म की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो के अंदर क्लास में वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मिस ना हो। और इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक टिप भी शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों ने अपनी फाइनल की तैयारी कैसे करनी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी एक दफ़ा अपने फाइनल्स के अगेंस्ट लेक्चर्स लेनी है। लेक्चर लेने के बाद आपने साथ साथ कम अज़ कम 2 दफ़ा हैंड आउट्स को लाजमी रीड आउट करना है। हैंड आउट को रीड करने से क्या होगा, आपके जो MCQs पेपर होते हैं वो सारे आपके जो हैं वो हैंड आउट से आते हैं। तो हैंड आउट्स को जब डीपली आप अच्छे से रीड करोगे ना तो वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपने यानी आपकी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आपने जो अगर लाइन वाइज उसको करोगे ना तो बहुत अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों के साथ हमारे चैनल के ऊपर फाइनल टर्म और मिड टर्म की गाइडलाइंस भी शेयर की जाती हैं, पेपर रिव्यूज़ भी शेयर की जाती हैं। तो आप लोगों ने जाके लाजमी उनको असेस करना है क्योंकि आप लोगों के लिए ही वो शेयर की जाती हैं। तो और बाकी भी काफ़ी अपडेट्स पड़ी हुई हैं, तो हमारे चैनल को लाजमी विजिट करिएगा क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल अपडेट है उधर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करती हैं। इस लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन मैनेजमेंट के आखिरी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो जिसमें डेड लॉकिंग हैंडलिंग है, टू फेस लॉकिंग है, लेवल ऑफ लॉकिंग है और टाइम स्नैपिंग है। ट्रांसिक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसिक्शन जो है वो सिस्टम के साथ एक इंटरेक्शन है जो डेटाबेस के साथ उसकी स्टेट को चेंज करता है। जब ट्रांसिक्शन चल रही होती है तो बीच में सिस्टम जो है वो उसका फेलियर, उसकी पावर फेलियर, सिस्टम फेलियर, पावर फेलियर या यूज़र की इंटरप्शन जो है ना वो हो सकती है। इससे डाटाबेस जो है वो इनकम्प्लीट स्टेट में रह सकता है। इसलिए ट्रांसिक्शन की जो बाउंड्री होती है ना उसके अंदर होने वाली जो चेंजेस होती हैं ना उनको इंश्योर करता है ताकि जो डाटाबेस है वो स्टेबल रहे और डाटाबेस जो है वो कंसिस्टेंट स्टेट में रहे। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको आपने लाजमी माइंड में रखना है। आगे हम बात कर रहे थे अपने लॉकिंग आइडियाज़। लॉकिंग आइडिया को ऑलरेडी हम लॉकिंग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो दोबारा से देख लेते हैं इसको। तो ट्रेडिशनली जो है वो ट्रांजिशन आइसोलेशन को अचीव करने के लिए हम लॉकिंग आइडिया को यूज़ करते हैं। तो डाटा पर लॉक लगाए जाते हैं और जो लॉक तब तक रहते हैं जब तक ट्रांजिशन एक कंप्लीट ना हो जाए। एक ट्रांजिशन पर लॉक लगता है एंड उसको तब अनलॉक किया जाता है जब उसकी ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाती है। लॉक लेने के लिए 2 मेन अप्रोचेज़ होती हैं। एक होती है हमारे पास ऑप्टिमेटिक्स और दूसरी है परसिमेटिक्स। ठीक है, अब पहले हम पेसिमेटिक्स लॉकिंग को देख लेते हैं। तो ट्रांजिशन ये जो है वो डाटा को लॉक कर देती है। जो दूसरी ट्रांजिशंस होती हैं वो रीड कर सकती हैं, अपडेट नहीं कर सकती जब तक पहली ट्रांजिशंस कंप्लीट नहीं हो। अब इसका एडवांटेज क्या है हमारे पास, यानी इसमें ये गारंटी होती है कि पहली ट्रांजिशन सक्सेसफुली डाटा अपडेट कर सकेगी। ठीक है, यानी हमें ये डाउट नहीं होता कि पहली जो ट्रांजिशन है इससे पहली वाली क्या वो अपडेटेड हैं, उनमें ट्रांजिशन सक्सेसफुली हो गई है या नहीं हो। तो इसमें हमें ये क्लैरिटी होती है कि पहली वाली ट्रांजिशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी हैं, अपडेट हो चुकी हैं। अब इसको यूज़ कब किया जाता है? तो जब कॉन्फ्लिक्ट का ज़्यादा चांस हो तो तब हम इस लॉकिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी है ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग। इसको कॉन्सेप्ट क्या है? तो पहली ट्रांजिशन डाटा रीड करती है लेकिन लॉक नहीं लगाती, और जो इसकी दूसरी ट्रांजिशन है ना, ये आपने यहाँ पे देखें, फर्स्ट ट्रांजिशन जो है वो डाटा को रीड करती है लेकिन लॉक नहीं लगाती। जो सेकंड ट्रांजिशन है ना वो क्या करती है, वो डाटा को चेंज कर सकती है। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है, तो अगर पहली ट्रांजिशन बाद में अपडेट करना चाहे और डाटा ऑलरेडी चेंज हो चुका हो तो सिस्टम क्या करता है, चेंज वो जो है उसका वो डिटेक्ट कर लेता है और यूज़र को इन्फॉर्म भी करता है कि आपकी फ़लाँ जगह पर फ़लाँ चेंज हो गया है। ठीक है, तो आपने ये भी चीज़ इसके लॉकिंग के अकॉर्डिंग याद करनी। अब यहाँ पे इसका एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन यानी इसका नुकसान भी है। वो क्या है, तो फर्स्ट एसेस होने का मतलब ये गारंटी नहीं है कि अपडेट भी हो जाएगी। ठीक है, अब इसका यूज़ कब करते हैं, तो जब कॉन्फ्लिक्ट का चांस कम हो। तो इसमें आपने याद रखनी है, इस लॉकिंग को हम तब यूज़ करते हैं जब कॉन्फ्लिक्ट का चांस ज़्यादा हो, और इस लॉकिंग को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे कॉन्फ्लिक्ट का चांस जो है वो कम हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम अपने लॉकिंग के कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉक को रिस्ट्रिक्शंस के ऑर्डर में क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले हमारा है शेयर लॉक। शेयर लॉक का मतलब होता है कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को एक ही डाटा को रीड कर सकती हैं, तो उसको हम कहते हैं शेयर लॉक। ठीक है, इसको पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था कि शेयर लॉक हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसको अलाउ तब करते हैं जब दूसरी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो शेयर लॉक ले सकती हैं और अपडेट लॉक भी ले सकती हैं। इसको यूज़ कब करते हैं, जब
अब इसको यूज़ कब करते हैं, जब डाटा जो है वो हमें रीड ऑपरेशन के लिए चाहिए हो। अब अपडेट लॉक क्या होता है, अपडेट लॉक का मतलब ये है कि ट्रांजिशन का जो इंटेंशन होता है वो डाटा चेंज करना होता है। इसको अलाउ कब करते हैं हम, इसको जो एक मिनट, अपडेट लॉक का जो है वो डाटा चेंज करना होता है। दूसरी अलाउ इसको हम तब करते हैं जब दूसरी ट्रांजेक्शन जो है वो सिर्फ शेयर लॉक ले सकती हैं, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि डेड लॉक को अवॉइड करना और जो सेव ट्रांजेक्शन है फ्रॉम रीड टू राइट कन्वे करना, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लॉक है हमारा एक्सक्लूसिव लॉक, यानी ये सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट लॉक होता है हमारा, कोई और ट्रांजेक्शन इसमें नहीं आ सकती, ये रीड भी नहीं और राइट भी नहीं। इसको यूज़ कब करते हैं, इसको यूज़ जब हम एक्चुअल राइट और अपडेट परफॉर्म कर रहे हो ना, इसको यूज़ हम तब करते हैं। आइसोलेशन लेवल में क्या होता है, रीड जो है वो अनकमिटेड होती हैं, यानी रीड पर कोई लॉक नहीं होता। और इसके अलावा जो रिपीटेबल रीड होता है वो रीड पर सिर्फ शेयर लॉक लगाती हैं, यानी आइसोलेशन लेवल जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा लॉक लगेगा और कितनी कंकरेंसी जो है वो अलाउ करेगी, ठीक है। लॉकिंग मैकेनिज्म जो है वो ट्रांजेक्शंस के दरमियान कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है बाय कंट्रोलिंग एक्सेस टू शेयर डाटा यूजिंग शेयर्ड अपडेट एंड एक्सक्लूसिव लॉक अंडर ऑप्टिमिस्टिक एंड परसिमिस्टिक अप्रोच, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम अपने डेड लॉक की। तो डेड लॉक क्या होता है, डेड लॉक को ऑलरेडी हम डिटेल से पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिए तो लाजमी जाके उन लेक्चर्स को भी आपने लेना है। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, डेड लॉक उस सिचुएशन को कहते हैं जब ट्रांजेक्शन ए ने कुछ रिसोर्सेज लॉक किए होते हैं जो ट्रांजेक्शन बी को चाहिए होती हैं, और ट्रांजेक्शन बी ने वो रिसोर्सेज लॉक किए होते हैं जो हमारी ट्रांजेक्शन ए को चाहिए होते हैं। तो दोनों ट्रांजेक्शन एक दूसरे का वेट कर रही होती हैं, तो कोई भी ट्रांजेक्शन आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि वो एक साइकिल में चल रही होती हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊँ तो डेड लॉक बिल्कुल एक इन्फिनाइट लूप की तरह होता है, ठीक है। अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ट्रांजेक्शंस हमेशा जो है वो वेट ही करती रहेंगी जब तक सिस्टम क्रैश या पावर ऑफ नहीं होता, तब तक वो जो डेडलॉक की जो पोजीशन होती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। डेडलॉक की डेफिनेशन यहाँ से आप देख लें, डेडलॉक इज अ सिचुएशन इन विच 2 और मोर ट्रांजेक्शंस आर वेटिंग फॉर ईच अदर टू रिलीज अ लॉक, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी माइंड में रखना, इसको हाईलाइट लाजमी करना है। डेडलॉक हैंडलिंग क्या होता है, डेडलॉक से कैसे डील किया जाता है। तो डेडलॉक हैंडल करने का मेन जो अप्रोच होता है वो सबसे पहले तो होता है डेडलॉक की प्रिवेंशन, ठीक है। इन को मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो आप लोगों ने वो लेक्चर भी लाजमी लेनी है, ठीक है। डेडलॉक की प्रिवेंशन यानी पहले से ऐसे रूल्स बना दिए जाते हैं जिससे डेडलॉक होने का चांस ही क्रिएट नहीं होता, ठीक है। ये जो प्रिवेंशन होती है ये हमेशा पॉसिबल नहीं होती। और एक और मेन चीज़ है, जो प्रिवेंशन होती है ना, ये डेडलॉक अकर होने से पहले की जाती है। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रेजोल्यूशन ये कब होती है, तो डेडलॉक होने दिया जाता है, फिर सिस्टम डिटेक्ट करता है और किसी और ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर देता है। डिटेक्शन के लिए वेट फॉर ग्राफ यूज़ किया जाता है। अब जो डिटेक्शन और रेजोल्यूशन है ना, अब यहाँ पे आपने एक ही डिफरेंस याद रखें, जो प्रिवेंशन है ना वो डेडलॉक होने से पहले किया जाता है, जबकि जो डिटेक्शन एंड रेजोल्यूशन है वो डेडलॉक होने के बाद किया जाता है। अब इसको कैसे डिटेक्ट एंड रेजोल्यूशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, जब डेडलॉक हो जाता है एंड देन उसको डिटेक्ट किया जाता है। जब डिटेक्ट हो गया उसके बाद एक ट्रांजेक्शन को रोल बैक किया जाता है, ठीक है। डिटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम वेट फॉर ग्राफ यूज़ करते हैं, ठीक है। वेट फॉर ग्राफ क्या है इसको मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अच्छा, डेडलॉक जो है हमारा वेट फॉर ग्राफ, अच्छा वेट फॉर ग्राफ होता क्या है, ये ग्राफ होता है जिसमें हमारे पास नोड्स होती हैं, ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं इसको हम कहते हैं नोड्स, और एरो हेड होती हैं जिसको हम कहते हैं वेटिंग रिलेशनशिप। अब आप लोग देख सकते हैं कि टी ए और टी बी, ये टी ए का जो एरो है ये टी बी तक जा रहा है, मतलब टी ए जो है वो टी बी का वेट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक आप यहाँ से ये टी ए टी बी टी एन, और ये आप लोग देख सकते हो टी ए और टी बी। अब ये जो रिलेशंस जा रही हैं ये कंटिन्यूसली जा रही हैं एक स्टेट में, आप लोग देख सकते हो ये जो है ये दोनों एक दूसरे का वेट कर रही हैं, टी ए टी बी का और टी बी जो है टी ए का। इसी तरह टी सी जो है वो टी ए का, टी ए टी डी का, टी डी जो है वो टी सी का वेट कर रही है। तो ये हमारे पास एक साइकिल बन चुकी है। इसी तरह हमारे पास टी ए और टी बी भी हमारे पास एक साइकिल बन चुकी है, और जबकि ये हमारे पास कंटिन्यूसली फॉर्म में चल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास साइकिल नहीं है। तो यहाँ पे अगर डेडलॉक की पोजीशन हम देखें तो ये डेडलॉक बन जाएगा, क्यों टी ए टी बी का वेट करेगी, टी बी टी ए का वेट करेगी, तो यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन होगी ही नहीं,
इसी तरह अगर यहाँ पे देखा जाए तो टी सी टी ए का वेट करेगी, टी ए टी डी का वेट करेगी और टी डी जो है वो टी सी का वेट करेगी, तो यहाँ पे भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। अगर इस एग्जाम्पल में देखा जाए तो टी ए टी बी का वेट करेगी, ठीक है, और टी बी जो है टी एन का वेट करेगी, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंटिन्यूसली यहाँ पे फ्लो हो जाएगी, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये जो टू फेस लॉक है ना, इसको भी हम काफ़ी डिटेल से अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। तो टू फेस लॉकिंग एक जो है वो सीजरेबिलिटी जो है वो टेक्निक है जो कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है। फेज ऑफ टू फेस लॉकिंग, इसको दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास ग्रोइंग फेज और दूसरी है हमारे पास श्रिंकिंग फेज। जो ग्रोइंग फेज होती है ना, ये सिर्फ लॉक एक्वायर किए जाते हैं, इसमें कोई लॉक रिलीज इसमें नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इसमें कोई भी लॉक जो होता है वो रिलीज नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास श्रिंकिंग फेज। श्रिंकिंग फेज सिर्फ लॉक रिलीज किए जाते हैं, इसमें कोई नया लॉक जो है वो एक्वायर नहीं होता, ठीक है। तो 2P का एक गोल्डन रूल है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वंस अ ट्रांजेक्शन रिलीज अ लॉक इट कैन नॉट एक्वायर एनी न्यू लॉक। यानी जब कोई भी ट्रांजेक्शन जब भी कोई ट्रांजेक्शन एक लॉक को रिलीज कर चुकी है तब तक वो नया लॉक एक्वायर नहीं कर सकती, ठीक है। आई होप सो आपको जो PL है इसका पता चल गया होगा। अब आगे हम बात कर लेती हैं इसके कुछ इम्प्लीमेशंस हैं 2PL के, ठीक है, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्रैक्टिकली इसका मतलब ये है कि लॉक जब चाहिए हो तब एक्वायर कर लिया जाता है और लॉक तब तक रिलीज़ नहीं होते जब तक ट्रांजेक्शन कमिट या जो है अबॉर्ट वो नहीं होती। इस वजह से क्या होता है, जो ट्रांजेक्शंस होती हैं वो लॉक ज़्यादातर देर तक रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डेड लॉक होता है हमारे पास वो उसका चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फ़ायदे भी हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं वो भी देख लेते हैं। अब सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल जनरेट होती हैं यहाँ पे हमारे पास, और डेटाबेस जो कंसिस्टेंसी है वो इंश्योर होती है। अब जो हमारे पास 2PL है उसके साथ हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स भी जनरेट होती हैं। पहली तो ये है कि लॉन्ग रनिंग ट्रांजेक्शंस होती हैं। जो ट्रांजेक्शंस होती हैं बहुत लंबी होती हैं, बहुत ज़्यादा लंबी जाती हैं, और इसके जो लॉक हैं वो जो लॉक हैं इसकी वो भी कंटेंशन के साथ होती हैं। डेड लॉक का इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब डेड लॉक कम करने की कुछ हमारे पास गाइडलाइंस हैं, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो डेड लॉक के चांसेस कम करने का जो पहला है वो हम गाइडलाइन देखते हैं, तो सेम ऑर्डर फॉलो करने चाहिए। कैसे, अगर मल्टीपल डाटाबेस फाइल्स असेस करनी हो तो हर ट्रांजेक्शन सेम ऑर्डर फॉलो करती है, ठीक है। जस्ट लाइक जितने भी ट्रांजेक्शन है सेम ऑर्डर में चलें, ठीक है। तो पहला हमारे पास ये है। नेक्स्ट है हमारे पास हॉट रिसोर्सेज लास्ट में असेस करें, यानी जो रिसोर्सेज ज़्यादा होती हैं उन्हें लास्ट में लॉक करना चाहिए। लॉक जो है वो कम टाइम के लिए रहेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नेसेसरी ट्रांजेक्शन, यानी अगर सेंसिटिव या रिस्की पार्ट है उसके लिए छोटी छोटी ट्रांजेक्शंस बना दें। और छोटी छोटी ट्रांजेक्शंस होती हैं जो पार्ट्स में होती हैं उसको हम नेस्टेड ट्रांजेक्शंस कहते हैं। आई होप सो आपको ये गाइडलाइंस समझ आ गई होंगी। तो डेड लॉक इज़ अ डिटेक्शन यूजिंग वेट फॉर ग्राफ and two-phase locking ensures seizability by dividing a transactions into growing and shrinking phase. I hope so आपको shrinking और growing phase भी याद हो गया होगा। आगे हम levels of locking की बात कर लेते हैं। तो लॉक कहाँ लग सकता है, तो लॉक डेटाबेस के मुख्तलिफ लेवल्स पर लगाया जाता है। उसके एट्रीब्यूट्स, उसके रिकॉर्ड, उसकी फाइल, उसकी ग्रुप ऑफ फाइल, इवन इंटायर के डेटाबेस के ऊपर भी लग सकता है। इस कॉन्सेप्ट को हम ग्रैनुअलिटी कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लॉक की ग्रैनुअलिटी यानी लॉक का जो साइज़ है वो दो चीज़ों पे होता है, एक फाइनल शेयरिंग और दूसरा हमारे पास कंकरेंसी होता है, ठीक है। फाइनल ग्रैनुअलिटी ये में शॉर्ट लॉक आता है, यानी लॉक का साइज़ जो है वो छोटा होता है, जबकि कंकरेंसी में क्या होता है, लॉक का साइज़ हमारा बड़ा होता है। अब यहाँ पे एक गोल्डन रूल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो फाइनल शेयर है ग्रैनुअलिटी का, उसमें मोर कंकरेंसी आती है बट ओवरहेड ज़्यादा आता है इसमें, और जो हमारे पास कंकरेंसी है उसमें लेस ओवरहेड आती है, लेकिन कंकरेंसी उसमें क्या होती है वो थोड़ी होती है, ठीक है। यानी ज़्यादा कंकरेंसी होगी तो मोर ओवरहेड होगा वो फाइनल में, और कंकरेंसी में अगर लो ओवरहेड है तो कंकरेंसी भी उसकी लो होगी। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्यूरी है, ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं। तो अगर क्यूरी का बहुत सारी रोज़ हैं वो अपडेट करनी हो हमने, तो क्या करते हैं, सिर्फ टेबल के ऊपर टेबल लेवल लॉक लगा देते हैं। हर जो पेज है
उसका लॉक लगा देते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड रोज जितने भी होती हैं हमारे पास, और हर रो का अलग अलग लॉक लगा देती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल लॉक लग जाता है जहाँ पे हमारे पास कम वर्क होता है, लेकिन परफॉर्मेंस जो होती है वो इसकी स्लो होती है। दूसरे यूज़र जो होती हैं वो इसमें वेट करते रहते हैं। इसी के साथ हमारी दूसरी जो लेवल है वो रॉ लेवल है कि उसको फाइनल ग्रैनुलरिटी लॉक कहते हैं। तो ज़्यादा कंकरेंसी होती है उसमें, लेकिन ज़्यादा ओवरहेड होती हैं। बेस्ट सिस्टम वो होता है जो कंकरेंसी और ओवरहेड का बैलेंस रखते, ठीक है। तो आपको ये चीज़ माइंड में रख के अपनी ग्रैनुलरिटी को सेट करना होता है। अब डेडलॉक की रेजोल्यूशन के बारे में देख लेते हैं कि क्या होती है। तो जब डेडलॉक डिटेक्ट हो जाए तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम विक्टिम चूज़ करते हैं। विक्टिम क्या होता है, विक्टिम यानी जिसके ऊपर डेडलॉक अकर होता है वो। फिर क्या करते हैं, रोल बैक विक्टिम ट्रांजेक्शंस एंड रीस्टार्ट इट, यानी विक्टिम को रोल बैक करते हैं, उसको या तो उसको रोल बैक कर देंगे जो हमने ट्रांजेक्शंस की, या तो उसको वापस ले लेते हैं, या तो उस सिस्टम को रीस्टार्ट कर देते हैं। थर्ड है हमारे पास उसकी जो सब अपडेट्स हैं उनको अंडो कर देती हैं, या सब लॉक्स जो है ना उसके ऊपर, या तो उसको अपडेट्स को अंडो कर देती हैं या तो उसकी लॉक्स को रिलीज़ कर देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विक्टिम की ट्रांजेक्शन या तो दोबारा स्टार्ट हो जाती है, या तो यूज़र को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं। इससे क्या होता है, यूज़र को पता चल जाता है कि कहाँ पे हमारी चेंजेस हुई हैं और ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। तो रोल बैक से डेडलॉक जो है वो टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम स्नैपिंग। टाइम स्टैम्पिंग के में क्या होता है, लॉकिंग का जो बिहेवियर होता है वो कंकरेंसी कंट्रोल में बहुत स्मूथली काम करता है। तो टाइम स्नैपिंग एक अल्टरनेटिव टेक्निक है टू फेजिंग लॉकिंग का। इसमें जो है वो हर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको टाइम स्नैप मिलता है, ठीक है। शेड्यूल उसी टाइम स्नैप ऑर्डर में फॉलो होता है, कोई लॉक नहीं लगाते, एक्चुअल अपडेट्स कमिट टाइम पर होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं टाइम स्नैपिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहला ये है कि ओल्डर ट्रांजेक्शन्स रीड करना चाहे तो क्या, तो लेकिन जो डाटा है वो यंगर ट्रांजेक्शन्स ने अपडेट कर दिया है। और दूसरा क्या है कि ओल्डर ट्रांजेक्शन्स अगर राइट करना चाहे लेकिन यंगर ट्रांजेक्शन्स ने पहले ही रीड या राइट किया हो, तो ऐसी सिचुएशन में ओल्डर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो अबॉर्ट कर जाती हैं, ठीक है। अब टाइम स्नैपिंग के कुछ रूल्स हैं तो उनको देख लेती हैं। जब ट्रांजेक्शन्स टी कोई ऑपरेशन करे तो उसमें दो रूल्स परफॉर्म होती हैं। रूल 1 है हमारे पास, अगर टी रीड करे और डाटा आइटम जो यंगर ट्रांजेक्शन्स ने राइट किया हो तो वो क्या करता है, वो अबॉर्ट कर देता है टी को। इसी तरह अगर टी राइट करे और डाटा आइटम यंगर ट्रांजेक्शन ने रीड या राइट किया हो तो जो है वो टी को अबॉर्ट कर देता है, ठीक है। अब कैस्केडिंग रोल बैक क्या होता है, अगर ट्रांजेक्शन्स टी अबॉर्ट होती है और टी ट्रांजेक्शन्स ने टी का रिटर्न डाटा यूज़ किया हो तो उन सब को भी अबॉर्ट करना पड़ता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कैस्केडिंग रोल बैक कहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लेक्चर सीरीज़ है फाइनल्स की कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। इसके अलावा आपको कोई परेशानी है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप लोगों ने वो भी लाजमी पूछनी है। और इसके अलावा हमारे चैनल को लाजमी जाके विजिट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है जो आपका लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा फाइनल्स की वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं, आप लोगों ने उनको भी लाजमी जाके असेस करना है, जो कि आपके फाइनल के पेपर्स के अकॉर्डिंग आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।